हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इसका तीसरा पार्ट करेंगे। देखो, ये जो पूरा चैप्टर है 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहले 4 पार्ट में कॉन्सेप्ट है और जो 5वां पार्ट है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और इसमें आप सीखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो यानी जो पदार्थ की अवस्थाएँ होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, जब इनमें परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्यों ये परिवर्तन होता है, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। ये इस श्रृंखला का तीसरा पार्ट है, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपको बाकी पार्ट चाहिए, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, तो उनके जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको बाकी पार्ट्स देखने हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। ठोस द्रव क्यों बनता है, द्रव गैस क्यों बनता है, और ठोस और द्रव में अंतर क्या है। बेसिकली क्या चीज़ ठोस को ठोस बनाती है, क्या चीज़ द्रव को द्रव बनाती है, क्या चीज़ गैस को गैस बनाती है। सारा खेल जो है वो है इनके कणों के बीच की दूरी का। अगर कणों के बीच की दूरी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कणों के बीच की दूरी बहुत कम है तो ये ठोस है। दूरी थोड़ा अधिक हुई तो द्रव बन गया, और दूरी बहुत अधिक हुई तो गैस बन गया। बस यही है, सारा खेल इनके कणों के बीच की दूरी का है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक ठोस का। तो ये ठोस कुछ भी हो सकता है। मान लो कि लोहे की एक ब्रिक है, तो ये है, ठीक है। यहाँ पे ये ठोस है। ठोस क्यों है? क्योंकि जो इसके कण हैं बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं। अगर हम इस लोहे को पिघला देंगे तो इसके जो कण हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। अब ये होता क्यों है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसका मेन, जो इसका रीज़न है वो है कि जब हम किसी चीज़ का तापमान बढ़ाते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, तो जो इसके कण हैं वो गतिशील होते हैं। जितना आप तापमान बढ़ाओगे उतने ही तेज़ इसके कण गति करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका कारण है। तो तापमान में वृद्धि होगी, कण गतिशील करेंगे, गतिशील होने से एक दूसरे से दूर जाएंगे वो, और ये हो जाएगा। आप यहाँ पे समझे, ये आ जाएगा। और अब जो ये लोहा है ये पिघल चुका है। अगर आप इसका तापमान और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, मीन्स 3000 4000 डिग्री इस तरह से कर दोगे, ओके, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसका कारण ये है कि अब जो इसके कण हैं ये एक दूसरे से और दूर चले गए हैं, और ये इस तरह से हो गया है। तो अब ये गैस बन गया है, ठीक है। तो सीधी सी जो इसमें मेन इसका रीज़न है, सीधी सी बात यह है कि जो तापमान में अगर वृद्धि होगी तो कणों की गति बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो ठोस है वो द्रव बन जाता है, द्रव गैस बन जाता है। अगर आप इन्हें ठंडा करते हैं तो ठंडा करने से क्या होगा कि इनकी गति कम हो जाएगी, ये शांत होना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जब आप ठंडा करते हो तो गैस बन जाता है द्रव, और द्रव को और ठंडा करोगे आप, और ठंडा करोगे तो ठंडा करने से इसके कण और कम गति करेंगे और एक दूसरे के पास आएंगे, और इसके बाद वो चीज़ ठोस बन जाएगी। समझ आ गई ये बात? एक और बात है, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, जब ये सारा खेल इनके कणों को पास में लाने का है, तो ऐसा हो सकता है कि हम तापमान कम ना करें, यानी उसको ठंडा ना करें, लेकिन इनके कणों को हम एक दूसरे के पास ले आएं कुछ करके, तो क्या वो गैस द्रव बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर गैस है, ठीक है, और इसमें ऊपर से एक इस तरह से कुछ चीज़ ऐसी लगी है जिससे आप इसमें दबाव डाल सकते हो। तो आप इसको दबाओगे, आप दबाओगे तो इसके कण एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। आपने और अंदर दबाया इसको, ये कर दिया, तो कण इसके अब पास हो गए। इस वजह से जो गैस है, अब तापमान कम नहीं किया, केवल हमने इस पर दबाव डाला तो गैस द्रव बन गई है। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है जो हमारे घर में कुकिंग गैस का सिलेंडर होता है। तो जो गैस का सिलेंडर है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड होता है। जो एलपीजी है इसका फुल फॉर्म ही यही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। ध्यान रखना, क्योंकि
इसका जो दाब होता है बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक दबाव में ये गैस होती है और इस वजह से ये जो गैस है वो द्रव बन जाती है। जैसे ही गैस यहाँ से बाहर निकलती है उसका दबाव हो जाता है कम और उसके जो कण हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इस वजह से वो चीज़ बन जाती है गैस। तो यही कारण है कि जो कुकिंग गैस होती है वो सिलेंडर के अंदर तो द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि वो बहुत अधिक दबाव में होती है, बहुत अधिक दाब में होती है। जैसे वो बाहर आती है तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अब उसका दबाव कम हो चुका है। ये बात आप समझ गए। तो हम किसी गैस को बिना ठंडा किए द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। हमें ये करना होगा कि उस गैस को हमें एक दाब के अंदर रखना होगा, उस गैस पे दबाव डालना होगा और वो बन जाएगा द्रव। ये बात समझ आ गई आपको? ओके, तो अब आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा कि कोई चीज़ ठोस क्यों होती है, क्या चीज़ उसको ठोस बनाती है। तो वही है, जैसे मैंने बताया, कणों के बीच की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कण पास पास में है ठोस है, कण थोड़ा दूर है द्रव है, और बहुत दूर है तो गैस है। ओके, ऑलराइट। अब इनकी होती है प्रक्रियाएं। तो यहाँ पे ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है, गैस द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। और ऐसा भी होता है कि ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए या गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए। इन सभी प्रक्रियाओं का नाम है, कुछ ना कुछ इन्हें नाम दिए गए हैं। तो बहुत आसान है इसकी परिभाषा लिखना। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि बताओ संगलन की परिभाषा क्या है, तो आप सीधे कहोगे वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, संगलन कहलाती है। ठीक है, और बस यही आपको प्रोसेस याद रखना है, यही तरीका है परिभाषा लिखने का। उसके बाद आप सभी चीज़ों की परिभाषा दे सकते हो। जैसे अगर आपके पास प्रश्न इस तरह से आ गया कि बताइए संघनन की परिभाषा क्या है, संघनन, ठीक है ना, ये संघनन, इसकी परिभाषा क्या है, तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गैस अवस्था से, तो ठोस की जगह पे आपको लिख देना है गैस, द्रव अवस्था में, तो द्रव की, ये तो पहले से द्रव है, ठीक है, परिवर्तित होता है, क्या कहलाती है, संघनन। तो ये होगी परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन कहलाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषाएं याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक तरीका आपको याद करना है और बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वाष्पीकरण क्या है। तो जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो जैसे पानी है, पानी भाप में बदलता है, वाष्प में बदलता है, पानी वाष्प में बदलता है, तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वैसे ये बहुत ही एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है। कन्फ्यूजिंग किस तरह से है, क्योंकि एक और शब्द यहाँ पे होता है उबलना। अब आप कहेंगे कि सर जब उबलता है कोई द्रव उबलता है, जैसे पानी को हम उबालते हैं तो बन जाता है गैस, भाप बन जाता है ना पानी उबाल के, तो वो भी तो यही है। तो वही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक प्रक्रिया होती है उबलना और एक प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण। दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं इनमें द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। जैसे आप मान लो पानी को उबालते हैं, आप उबालोगे, आप उबालते रहोगे उसको, आपने गैस में रखा है, चूल्हे में रखा है उबालने के लिए, वो उबलती रहती, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा पानी भाप में बदल जाएगा। अगर आप उसको गैस बंद न करें या आप चूल्हे का जो आँच है वो कम बंद न करें तो ये उबलता रहेगा। तो ये तो उबलना है। एक तो ये प्रक्रिया है द्रव को गैस में बदलने की। दूसरी प्रक्रिया क्या है, देखो कपड़े धोने के बाद आप धूप में सुखाते हो कपड़े, तो वो प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण। या आपने कमरे के अंदर पोछा मारा और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, कोई उसको ऐसा नहीं कि आपने उसको गर्मी दी जिससे कि वो जो पोछे का पानी है वो भाप में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। अपने आप ही वो वाष्पीकरण उसका हो जाता है, अपने आप ही वो जो पानी है वो वाष्प में बदल जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक प्रक्रिया है, पर इसको वाष्पीकरण कहते हैं। अगले पार्ट में आप इसको डिटेल में सीखेंगे जब वाष्पीकरण आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें वाष्पीकरण बहुत डिटेल में है, तो उसमें आप इनका प्रॉपर अंतर सीखेंगे। बट अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उबलना है वो क्या होता है। देखो
जैसे आपने चूल्हे में कुछ पानी रखा और इसको उबाला, तो उबलने का जो प्रक्रिया होती है ये पूरे पूरे द्रव में होती है, यानी इसमें बुलबुले आपको उड़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये उबलना हो गया, आपने इसको किसी आंच में रखा हुआ है। लेकिन जैसे आपने तार में कपड़े ऐसे सुखा रखे हैं और ये जो कपड़े आपने सुखा रखे हैं, तो इसको आप उबाल नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी जो पानी है वो उड़ जाता है इसका। तो ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ये केवल और केवल सतह पर होती है। ठीक है, और इसमें बुलबुले नहीं निकलते हैं। उबलने की जो प्रक्रिया है ये होती है किस पे? क्वथनांक पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। ध्यान रखना, अभी मैं आपको क्वथनांक की परिभाषा भी बताऊंगा। क्वथनांक पे होती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, तो उबलने की प्रक्रिया 100 डिग्री पे होगी। लेकिन कपड़े जब हम सुखाते हैं तो वो 100 डिग्री पे नहीं सुखाते, वो तो हम किसी भी तापमान पे सुखा देते हैं उन्हें। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो किसी भी तापमान पर हो जाती है, लेकिन जो उबलने की प्रक्रिया है वो केवल और केवल क्वथनांक पे होती है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा तापमान जिसमें द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है जब हम उसको उबालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें और डिटेल जो है अगले पार्ट में आप सीखेंगे और उसको ज़रूर देखना आप, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी आपको उसमें यूज़फुल एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी बनते हैं। खैर, अब इसमें एक और चीज़ है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखो, जब भी हम देखो होता क्या है कि जैसे बर्फ़ है, मान लो बर्फ़ को आप गर्म करोगे तो पहले बर्फ़ पानी बनेगा ना, पानी बनने के बाद तो भाप बनेगा। लेकिन और ये लगभग हर किसी चीज़ के साथ है। जैसे लोहा है, मान लो लोहे को आप गर्म करो तो लोहा गल जाएगा, गलने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा गर्म किया आपने तो भाप भी बन जाएगा, मीन्स गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया की, इसमें ठोस अवस्था बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। तो आपने देखा होगा जो कपूर होता है, जैसे घरों में कपड़ों के बीच में कपूर रखते हैं ना, जिसमें कपड़ों में स्मेल ना आए, कपूर की गोलियां होती हैं, तो कपूर जो है वो बिना द्रव में बदले ठोस से सीधे गैस बन जाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। अगर गैस से कोई ठोस में बदले वो भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में, या फिर गैस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसी दो चीज़ों के नाम बताओ जो ऊर्ध्वपातन शो करती हैं, तो उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, कपूर है। ठीक है ना। वह तापमान जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है गलनांक कहते हैं। देखो गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा तापमान जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। तो जब बर्फ़ होता है, बर्फ़ जब पिघलता है तो वो गलनांक पे पिघलता है, तो इसका ये एक तापमान है। ठीक है ना। अगर मैं बर्फ़ की बात करूं तो इसका जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे बर्फ़ पानी में बदलना शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूं जल का, अब जल जब बनता है भाप में, हम उसको उबालते हैं, उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो वह तापमान जिसमें द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, जब हम उसको बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो इसको हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, हमें उसको उबालना है, बॉयल करना है। ठीक है ना। और जो उबालने की प्रक्रिया है ये पूरे द्रव में होती है, हर एक हिस्सा इसका उबलता है। ठीक है। तो वाष्पीकरण और क्वथनांक जो है इनमें अंतर है, ध्यान रखना। तो जिसमें द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, बॉयल करने पे, उबालने पर ये तापमान होता है क्वथनांक। तो अगर मैं जल की बात करूं उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो बन जाता है, उबालने पे वो भाप में बदल जाता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसमें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आपने अच्छे से पढ़ा। अब आप अगले पार्ट में वाष्पीकरण से संबंधित चीज़ें सीखेंगे, और बाकी पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।